नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। ये मेरा हिंदी चैनल है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के रेप कांड की सुनवाई हुई। इससे पहले ही कोलकाता के हाई कोर्ट ने वो पूरा मामला लोकल पुलिस, बंगाल पुलिस के हाथ से उठाकर सीबीआई को सौंप दिया है। लेकिन सीबीआई वहां जांच करे इससे पहले ही वहां दंगेखोर घुसाए गए और पूरा जो सबूत वगैरह थे उसका सत्यानाश कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नींद से जागी है। नींद से जागी है। लेकिन जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट और देश के सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने बंगाल के वकील को सुनाया, गुस्से में आ गए। उससे लगता है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की नींद पूरी की पूरी खुल गई है। एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का जो जज होता है वो सामने खड़े उनको जो चाहे वो सुनवाता है और उसको चुपचाप सुनना पड़ता है। क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा कुछ बोल गया तो कोर्ट का अवमान होगा, तौहीन होगी और उसकी भी सजा हो सकती है। इसलिए चुपचाप सुनना पड़ता है। लेकिन जो कुछ ऐसी बातें हो रही है, गुनहगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ सरकार, प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार है? सिर्फ कानून जिम्मेदार है? मुझे एक अजीब लगता है कि मैं सुन रहा हूं वी वांट जस्टिस, जल्दी से जल्दी इस गुनहगार को फांसी चढ़ाना चाहिए। फिर वो जिसके जिस बच्ची का कुछ हुआ है, जिसके घर में कुछ हुआ है, उस परिवार के लोगों से पूछा जाता है, वो बोलते हैं जल्द से जल्द फांसी दो, फांसी होनी चाहिए। यही बात निर्भया के माता पिता भी बोल रहे थे। लेकिन ये पूरा कोर्ट का नाटक चलते चलते 8 साल निकल गए। ये 8 साल क्यों लगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है, गुनाह करता है, कितना टाइम लगता है? कोई कहा चोरी करता है, कोई दंगा करता है, पत्थर मारकर शीशे वगैरह तोड़ देता है, या किसी लड़की को उठाकर उसका अपहरण कर दिया जाता है, उस पर रेप किया जाता है, कितना समय लगता है दोस्तों? कितना समय लगता है? जो बात वो 15 मिनट आधे घंटे में कर कर निकल जाता है, वो कानून की परवाह नहीं करता। जो करना है वो कर लेता है। तो क्यों कर लेता है, ये कोर्ट को पहले सोचना चाहिए। एक 15-20 मिनट में अगर एक रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो वो बलात्कार उस पर सिद्ध होने के लिए, प्रूव करने के लिए हम 8-8 साल लगाते हैं। तब उनको मालूम है मैं तो बच्ची को उठाऊंगा, रेप करूंगा, मार डालूंगा, लेकिन 8-10 साल मैं तो जिंदा रहूंगा, देखते बाद में क्या होता है। सरकार खिलाएगी मुझे। इसलिए उसका कानून से डर उड़ गया है। समस्या डर खत्म होने की है। कानून का डर किसे भी रहा नहीं है, ना कि कोर्ट का डर बचा है। अब जब बंगाल की सुमोटो एक्शन शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें बंगाल सरकार का वकील भी हाजिर होगा। बंगाल के वकील बनकर कपिल सिब्बल आ गए थे। कपिल सिब्बल हमेशा समाज पर अपराध डालने वाले, समाज के खिलाफ और अपराध करने वालों के ही समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनकी वकीली करते हैं कि ना 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 ना, इसने कुछ तो किया नहीं, ये तो निरपराध है, ये निष्पाप है, ये इनोसेंट है, ये बोलने के लिए कपिल सिब्बल आ जाते हैं। और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। पर लेकिन मुझे
कपिल सिब्बल के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्याय व्यवस्था पर बोलना जरूरी लगता है। एक एक बात छोटी सी मैं बोल दूं, बीच में कभी एक इंटरव्यू में हमारे महाराष्ट्र के सबसे युवा नेता राज ठाकरे है, जिनकी खुद की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन पर हमेशा हल्ला गुल्ला हिंसा का आरोप लगता है, कानून तोड़ने का आरोप लगता है। पर उसी राज ठाकरे ने आज की कानून व्यवस्था में एक अच्छा सवाल, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में पूछा कि कानून है लेकिन व्यवस्था कहाँ है। कानून, उसका मतलब समझना जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, हजारों के हजारों कानून हैं। कानून का एक जंगल खड़ा कर दिया हमने, लेकिन वो कानून अगर अमल में लाने हैं तो उसके लिए एक व्यवस्था जरूरी होती है। वो व्यवस्था कहाँ है, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि हम जिसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, तो लॉ है लेकिन ऑर्डर कहाँ है, व्यवस्था तो है नहीं। और एक बात मुझे शायद आइंस्टाइन की है या आयन रैंड की है, बढ़िया उन्होंने बात बोले कि जब एक कानून पास होता है लेकिन वो कानून अमल में लाने की व्यवस्था या ताकत हमारे में नहीं होती, तो वो कानून के सबसे बड़ी विडंबना होती है। कानून की सबसे बड़ी विडंबना वो है कि हम बलात्कार के, रेप के खिलाफ इतनी बड़ी सजा होगी, उतनी बड़ी सजा होगी। अरे लालू प्रसाद यादव 96 का मामला है और अभी भी 8 में से सिर्फ 6 मामलों की सुनवाई पूरी होकर उनको सजा दी गई है। अभी भी दो मामलों पर सुनवाई चल रही है। ये कानून की विडंबना होती है कि जो क्राइम, जो गुनाह, जो भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव ने 5 साल में किए, उस पर की सुनवाई 30 साल चल रही है। तो जब हमारे न्यायमूर्ति हो, जजेस हो, वो पुलिस को या गवर्नमेंट को या कोई आम आदमी हो या याचिका करता हो, उसको सुनवाती है, तो उसने खुद का भी चेहरा आईने में देखना जरूरी है कि क्यों क्यों हम जस्टिस देने में, न्याय देने में इतना विलंब करते हैं। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसकी सुनवाई होते होते 16 महीने निकल गए और वो हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो मामला है वो क्वालिफाई होता है कि ना क्वालिफाई होता है, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष तय करेंगे, ये अधिकार हमारा नहीं है। जब तक विधानसभा के अध्यक्ष उस पर डिसीजन नहीं लेते, तब तक हम इस पर विचार नहीं कर सकते। लेकिन हम विचार नहीं कर सकते ये बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 महीने खा लिए। समझो अगर एकनाथ शिंदे ने जो किया वो गलत था, तो वो गलती 16 महीने चलने देना, ये किसका गुनाह था। बाद में फिर से सुनवाई हो रही है, सभापति के, विधानसभा के अध्यक्ष ने और कुछ महीने ले लिए, अब फिर उनका निर्णय आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। ये सब कानून का मजाक बनाया गया है। राज ठाकरे उसको ही व्यवस्था बोलते, कानून है, लेकिन कानून से एक कोई भी चीज प्रूव करना, सिद्ध करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वही जस्टिस का मुर्दा हो जाता है, न्याय का मुर्दा गिराया जाता है, मार दिया जाता है न्याय। तो इसलिए यह सोचना जरूरी है कि जब होता है, अभी जो सुओ मोटा एक्शन लेना, सो 8-10 दिन का, कुछ दिन हो गए, 8-10 दिन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है और कुछ करना चाहता है, तो 8-10 दिन सुप्रीम कोर्ट सोया था क्या, ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। और इसी कारण से जब ऐसी घटनाएं होती है
तब हर कोई अपनी राजनीतिक संभावना ढूंढना शुरू कर देता है। अब देखिए, बंगाल में 20-22 दिन तक उस शाहजहां के खिलाफ संदेश खानी के एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु होती है, उस पर एफआईआर दर्ज करने में हफ्ते चले जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? एक एफआईआर तो फटाफट दर्ज होना चाहिए। अभी भी ये कोलकाता का सब्जेक्ट है, उसमें भी उसकी डेड बॉडी उनके पेरेंट के हवाले कर दी, उसके 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुआ। अजीब बात है, पोस्टमार्टम पहले होता है और बाद में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहली जब जानकारी मिल जाती है, उसकी पुलिस के दफ्तर में, डायरी में नोंद की जाती है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जब पूरी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद दी जाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है, मतलब साफ है कि करना ही नहीं है। अब और एक बात बता दूंगा, जो इसी देश की पुलिस है, महाराष्ट्र की ही पुलिस है, अर्णब गोस्वामी को कुछ उन्होंने बोल दिया टीवी पर, इसके लिए कितने एफआईआर हो गए? 212 एफआईआर महाराष्ट्र के कोने कोने के पुलिस थाने में एक दिन में दर्ज हो गए, 24 घंटों में। बात क्या थी? तो अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में कुछ तो बोला था, तो 212 एफआईआर दर्ज किए गए, डिट्टो डिट्टो डिट्टो। मतलब एफआईआर दर्ज करने के लिए बड़ा टाइम नहीं लगता, बड़ा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती, बस आप कोई आता है कंप्लेनेंट तो कंप्लेन ले लो, एफआईआर दर्ज हो गया। तो फिर कोलकाता की उस जूनियर डॉक्टर के बलात्कार के बाद इतना समय एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगता है? क्योंकि कानून जिसको अधिकार देता है, वो कानून उसी ढंग से मोल्ड कर सकता है, यूज कर सकता है। एक बात होती है ना दोस्तों, घर में हम सब्जी काटने के लिए कुछ छुरी चक्कू रखते हैं, वो तो है किसी लिए, सब्जी काटने के लिए, लेकिन करने वाला उससे भी मर्डर कर सकता है, उससे भी मर्डर कर सकता है। तो कानून बहुत सारे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए कोई व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। जिसके हाथ में, आज ममता दीदी के हाथ में बंगाल की सत्ता है, तो वो सूरज को भी चांद बना सकती है और चांद को भी सूरज बना सकती है। जिन्होंने ये कांड किया उनको तो हाथ नहीं लगा पाए, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, तमिलनाडु, हैदराबाद तक जो कोई उस पर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहा था, उनको कोलकाता पुलिस ने समन्स कर दिया। कितनी अजीब बात है देखो, क्योंकि कानून क्या होता? कानून तो हम है, हम कलकत्ता पुलिस है, हम कानून है, हम मुंबई पुलिस है, हम अर्णब को 212 जगह कुछ कहीं करके घुमाएंगे, उठाएंगे, पकड़ेंगे, क्योंकि कानून हम है। कानून का नाम सचिन वाजे बन गया दोस्त। सचिन वाजे चाहता है तो बस, आपने मेरी तरफ देखा, यही आपकी गुनाह है, मैं आपको उठाकर गिरफ्तार करूंगा। इसी का नाम तो सचिन वाजे है ना, इसी का नाम तो सचिन वाजे है ना। कहने का मतलब है, ये सब अगर रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ेगा। और अर्नब का केस में रिफर इसलिए कर रहा हूं कि अर्नब को जमानत मिलने के लिए 7-8 दिन और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसको जमानत नीचे निचली कोर्ट ने क्यों नहीं दी। अजीब बात है। तो कानून है, 40 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बेल इज अ रूल, जेल इज अ एक्सेप्शन, फिर भी जमानत के लिए ऊपर 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 कोर्ट तक जाते रहते हैं। कानून का मजाक खूब कोर्ट में उड़ाया जा रहा है।
लेकिन ठीक है, जो कुछ हुआ है वो देखते हैं कि जिस ढंग से सरन्यायाधीश ने बंगाल की सरकार के वकील कपिल सिब्बल को घेरा है, पकड़ा है और बहुत सारी बातें सुनाई है, वो देखकर एक लगता है कि बंगाल की सरकार बर्खास्त करने के लिए 256 धारा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। जिस ढंग से जहां इसकी इंक्वायरी चल रही है, वहां वो जो अस्पताल जहां ये कांड हो गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ पर सौंप दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स पर सौंप दिए। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि बंगाल की पुलिस, बंगाल की गवर्नमेंट उस अस्पताल को, वहां के डॉक्टर को और वहां चल रही इंक्वायरी को सुरक्षा नहीं दे सकती। यानी कि बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहां ममता बनर्जी की सरकार किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकती। कानून व्यवस्था का पूरा सत्यानाश कर दिया है, रूल ऑफ लॉ रहा नहीं। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा मार दिया है, सिक्का मोर्तब कर दिया है। अब ये बात उठाकर अगर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अगर बंगाल की सरकार बरतरफ करना चाहती है, बर्खास्त करना चाहती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने रास्ता खोल दिया है। ये कर सकते हो आप। एक बात साफ है, अगर आज की तारीख में बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस कारण से केंद्र सरकार बर्खास्त करना चाहती है राज्य की सरकार, तो एक व्यवस्था उपलब्ध है जिसको 256 शायद कोई धारा है, वो इस्तेमाल कर सकती है। बात सिंपल है। अगर गवर्नर, बंगाल के राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपती है कि बंगाल में कानून व्यवस्था रही नहीं, अच्छा ये बात तो आजकल की नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से यही चल रहा है, यही चल रहा है। लेकिन बार बार ऐसी संभावना होकर भी मोदी ने ऐसा करना योग्य नहीं माना और उनको टेरर क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर इंदिरा जी ने और कांग्रेस ने 50 बार सरकारें बर्खास्त की है। अयोध्या में कुछ हो गया तो मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान की सरकारें बर्खास्त की गई थी। हुआ था कहा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ बीजेपी की सरकारें जिन राज्यों में थी, और 1993 में, 92 में बर्खास्ती की गई थी। कांग्रेस सरकार ने, नरसिम्हा राव के सरकार ने की थी। तो क्यों आज वही तो बंगाल में हो सकता है? और क्यों हो सकता है? एक बात है, बर्खास्त की गई तो ममता सरकार को या ममता दीदी को सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ेगा कि भाई इस पे तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम पर अन्याय हुआ है, वी वांट जस्टिस। जाना पड़ेगा और जाएंगे तो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का सॉलिसिटर जनरल एक बात पूछेगा कि आपने ही तो बोला था कि कानून व्यवस्था नहीं रही। अगर बंगाल की कानून व्यवस्था ढंग से होती तो आप सीआईएसएफ के हवाले, केंद्रीय फोर्सेस के, सेंट्रल फोर्सेस के हवाले वो अस्पताल क्यों करते? ये उल्टा सवाल सुप्रीम कोर्ट को भारत का सॉलिसिटर जनरल पूछ सकता है। और इसलिए जिस ढंग की सुनवाई हुई और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने और सरन्यायाधीश ने बंगाल के वकील कपिल सिब्बल का कान पकड़ा है, वो देखकर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश कर रही है, क्योंकि यही तो आधार होता है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था ना रही और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है
कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र सरकार संविधान से चलनी चाहिए, और संवैधानिक व्यवस्था अगर गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो वहां की सरकार बर्खास्त करना, ये संविधान ने भारत सरकार को अधिकार दिया है। तो जिस ढंग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, वो देखते तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 256 या कोई जो धारा है, कानून व्यवस्था गिर जाने से सरकार बर्खास्त करने का सेंटर को जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार, मोदी सरकार करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुला रास्ता कर दिया, रास्ता खोल दिया है। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या करेगी, क्योंकि एक बात है, खुद बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। देखते हैं क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।